दोस्तों, इंडिया की टेलीकॉम कंपनीज के बारे में एक बात बताता हूँ। यहाँ पे इंडिया के अंदर आप क्या सोचते हो कितनी कंपनियां होंगी? जियो एक है, एयरटेल एक है, यहाँ पे आपको BSNL भी देखने को मिलती है और वोडाफोन आइडिया भी है। लेकिन क्या आप लोग को पता है MTNL भी अभी जिंदा है। हालांकि बात करें इन कंपनीज के मार्केट शेयर की तो रिलायंस जियो का है 38.81%, भारतीय एयरटेल का है 32.78%, वोडाफोन आइडिया आती है 19.88% पे, BSNL का सिर्फ 8.36% और MTNL आती है 0.17% पे। तो जो टॉप 2 कंपनी है वही इस समय 5G को डिप्लॉय कर रखा है उन्होंने। यहाँ पे एयरटेल है और जियो है। और क्या आप लोग को मालूम है कि एयरटेल और जियो ने टोटल नंबर ऑफ 5G सिटीज जो कवर करी वो कितनी है? अभी तक 738 डिस्ट्रिक्ट्स को ये लोग कवर कर चुके हैं और 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा इनके पास 5G यूजर है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और इंडिया के टेलीकॉम मार्केट में एक बात देखिए कि पिछले 3-4 साल में इंप्रूवमेंट बहुत हुआ है। यहाँ पे स्पीड के अंदर भी इंप्रूवमेंट आया है, चीजें पहले से बेटर हुई। इस साल के अंदर 5G का इंप्रूवमेंट देख सकते हैं किस तरीके से जो 5G है वो पहले से ज्यादा यहाँ पर बेटर हो गया और कितनी आसानी से आप यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन एक सवाल आता है यहाँ पर कि अभी भी देखा तो डेवलपिंग फेज में और अभी भी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुआ है और इसे डेवलप होने में मेरे को लगता है कि कुछ साल और यहाँ पे लग सकते हैं। इसके साथ ही 5G रोल आउट अभी तक कहना था कि दिसंबर तक ये लोग खत्म कर देंगे, ऐसा एयरटेल और जियो ने कहा था। लेकिन अभी भी देख के ऐसा लगता नहीं कि एयरटेल जियो खत्म कर पाए। पिछले 1 साल में जो दोनों कंपनीज ने काम किया है वो बहुत जबरदस्त है और सबसे तेजी से 5G का रोल आउट किया पैन इंडिया। लेकिन वही बात करें, अभी भी 5G फ्री है, लेकिन 5G के प्लान्स और 4G के एक्सपेंसिव प्लान्स आने वाले 1 साल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद की जा रही है कि 1 साल के अंदर 5G भी पेड होगा, 4G के प्लान्स में भी इंक्रीज होगा और तब देखने वाली बात है कि इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री की कहानी क्या रहती है। अभी भी देखा जाए तो जियो कैसी पोजीशन पे बैठा है जहां पे अभी भी वो सब्सक्राइबर गेन कर रहा है, इवन एयरटेल भी गेन कर रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ऐसी जो कि सब्सक्राइबर को लूज कर रही है, इवन BSNL और MTNL। बस देखने वाली बात है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर कितनी टेलीकॉम कंपनीज यहाँ पे जिंदा रहती है और क्या क्या यहाँ पर वो लोग काम करते रहते हैं। अभी के समय बात करें तो इक्विपमेंट वगैरह इन सब के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये रैंकिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। और टेलीकम्युनिकेशन वाले मार्केट में लग रहा है कि शायद आने वाले समय में डुओपोली देखने को भी मिल सकती है। लेकिन अगर डुओपोली वगैरह का सब होता है ना तो यार ये कंज्यूमर के लिए थोड़ी गलत चीज होगी। मैं चाहता हूं कि मल्टीपल कंपनीज रहे। वोडाफोन आइडिया अगले साल अपना 5G जरूर लेकर आए, BSNL भी लेकर आए, क्योंकि मार्केट में जब तक कंपटीशन रहेगा ना तब तक कंज्यूमर को उसका जो बेनिफिट है ना वो यहाँ मिलता रहेगा। इसके साथ ही क्या और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूंगा वो होगी GTA 6 से। अब GTA 6 का ट्रेलर तो यहाँ पे आप लोगों ने देखी था और ये भी बात पता चल गई होगी कि GTA 6 का ट्रेलर जिस ऑफिशियल टाइम पे रिलीज होना था ना उस ऑफिशियल टाइम पे वो रिलीज हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली में ये ट्रेलर पहले लीक हो गया था और जब ये लीक हो गया तो उसके बाद रॉकस्टार गेम्स ने खुद कहा कि हम इसको अभी ही लॉन्च कर देते हैं, अभी ही से रिलीज कर देते हैं और उन्होंने वीडियो को पब्लिक कर दिया। लेकिन जैसे ही वीडियो पब्लिक हुआ ना तो लगातार इसने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे GTA 6 ने तोड़ा वो था मोस्ट व्यूड यूट्यूब वीडियो नॉन म्यूजिक कैटेगरी के अंदर, यानी कि कोई भी नॉन म्यूजिक कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन चुका है और ऑलरेडी 100 मिलियन से ज्यादा इसके व्यूज हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो GTA 5 का ट्रेलर था उसको भी सरपास कर चुका है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा लाइक्ड वीडियो गेम रिवील ट्रेलर बन चुका है और इसके साथ ही सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो गेम रिवील ट्रेलर बन चुका है। ये 3 ऐसे ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड थे जो तोड़ चुका है और अभी तो उसे और रिकॉर्ड तोड़ने बाकी है। हालांकि GTA 6 PC पर क्यों नहीं आ रहा इसके बारे में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अभी भी जो रॉकस्टार है ना कंसोल पे फोकस कर रही, क्योंकि GTA 6 में उन्हें लगता है कि PC पे डालेंगे तो पायरेसी हो जाएगी, गेम तो ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाएगा लेकिन ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन PlayStation और Xbox पे रखेंगे उसमें ज्यादा सेल भी करेंगे, ज्यादा पैसा भी बना पाएंगे। खैर रॉकस्टार को है ना 10 साल का सोच के चलती है। GTA 5 को लिटरली 10 साल से खींच रही है रॉकस्टार। अब GTA 6 की बारी है, देखते हैं यहाँ पर कब आता है। लेकिन हाँ जो रिलीज डेट है ना 2025, मेरे को लगता है उसके मीडिया एंड तक ही आएगा। शुरुआत में तो लग ही नहीं रहा कैसे भी कि रॉकस्टार वाले इतनी जल्दी GTA 6 को रिलीज कर देंगे। इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत अच्छी न्यूज आती है। देखो अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है कि जितने भी आपको 2 व्हीलर्स देखने को मिलते हैं ना उनके अंदर आपको क्रॉस चार्जिंग कंपैटिबिलिटी नहीं आती। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आप एक चार्जर से एक ही गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, दूसरी गाड़ी को चार्ज नहीं कर सकते। और एक गाड़ी के चार्जिंग स्टेशन पे गए तो वहां पे आप दूसरी गाड़ी को चार्ज नहीं कर सकते दूसरे ब्रांड के, मतलब कि ओला के चार्जिंग स्टेशन पे गए तो एथर चार्ज नहीं कर सकते, एथर के चार्जिंग स्टेशन पे गए तो ओला चार्ज नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है कि एथर और हीरो ने मिलकर कंबाइंड चार्जिंग स्टैंडर्ड ले लिया है जो एथर ने डेवलप किया था और ये BIS अप्रूव चार्जिंग स्टैंडर्ड है जो कि पहली बार 2 व्हीलर के लिए फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे अब क्या होगा कि हीरो विडा के चार्जर पे अब आप एथर गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे और एथर के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क
नेटवर्क पे हीरोविडा को चार्ज कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा काम किया है। अब ऐसा एक स्टैंडर्ड अगर हर जगह आ जाए ना, वो है। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक टाइम पे यहाँ पे क्या होता था, मोबाइल फोन के अंदर लाइटनिंग होता था, यूएसबी टाइप सी था, माइक्रो यूएसबी था, यहाँ पे आपको अलग अलग पोर्ट्स देखने को मिलते थे, लोगों को दिक्कतें आती थी। अब क्या हो गया, यूएसबी टाइप सी पोर्ट स्टैंडर्ड बन गया। सेम ऐसे चार्जिंग के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए भी स्टैंडर्ड आ जाए कि किसी भी चार्जर से किसी भी गाड़ी को चार्ज करो, किसी भी फास्ट चार्जर पे लगाओ ना, इससे लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी। ये फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, अच्छी बात नहीं है यहाँ पे कंज्यूमर के लिए। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे बैटरी रिलेटेड भी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज है। पहली न्यूज तो यहाँ पर ये कि अब यहाँ पे जापान की TDK कंपनी इंडिया के अंदर बैटरीज को बनाएगी, और ये कंपनी आईफोन की लिथियम आयन बैटरीज को बनाएगी। ये बहुत सही चीज है। अगर इस टाइप की चीजें और हो तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इंडिया में आप लोगों को भी पता है कि अभी भी ज्यादा असेंबलिंग होती है। काफी सारे जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो हम इंडिया में नहीं बनाते। लेकिन हाल फिलहाल कुछ एडवांसमेंट हुई है, बैटरीज बनना शुरू हो रही है, गोरिल्ला ग्लास बनना शुरू हो रहा है, और जिस कारण से हम ट्रूली जो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन होता है वो बना पाएंगे, या फिर कहूँ ट्रूली मेड इन इंडिया आईफोन। ये काफी सही चीज है। इसी के साथ ही बात कर तो बैटरीज में दो और नई चीजें। सबसे पहले तो सैमसंग जैसी कंपनी ने प्लान किया है 2027 तक वो यहाँ पे सॉलिड स्टेट बैटरीज को कमर्शियली रोल आउट करेंगे, जिसके अंदर इसको शुरुआत की जाएगी यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर पहले आएगी, और एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ गई ना, उसके बाद धीरे धीरे आपकी गैजेट और स्मार्टफोन में आएगी। और इसके फायदे यहाँ पर क्या है, देखो पहले से ज्यादा एनर्जी डेंसिटी रहेगी, इसको यूज करना भी सेफ रहेगा, और एक कंपैरेटिवली गर्म भी नहीं होगी, और डिग्रेडेशन भी इसके अंदर कम से कम होगा। यानी कि फायदे बहुत सारे। प्रॉब्लम बस एक थी, इसको बना पाना डिफिकल्ट था और महंगा पड़ता था, इसलिए अभी तक ये फीजिबल नहीं हो पाए। लेकिन टेक्नोलॉजी में जितने तेजी से एडवांसमेंट हो रहे हैं, ये भी मास प्रोडक्शन रेडी होते ही आपके डिवाइसेस में आएगी। हालांकि कम से कम 2027 का तो इंतजार करना ही पड़ेगा, और उसके भी कुछ साल और इंतजार करना पड़ेगा जब ये मेन स्ट्रीम हो पाए। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से एक और बात पता चली यहाँ पे कि ओला कंपनी इंडिया की पहली गीगा फैक्ट्री बना रही है, जहाँ पे लिथियम आयन सेल बनेंगे, और पहली फेज के अंदर 5 गीगावाट आवर के ये लोग सेल यहाँ पे बनाएंगे। ये भी तमिलनाडु के अंदर इस फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, अगले साल की स्टार्टिंग तक ये लोग बनाने लगेंगे। और इनका प्लान यहाँ पर ये है कि यहाँ पे इन लोग सेल बनाएंगे, मल्टीपल सेल बनाएंगे। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इनका स्कूटर आता है उसके लिए, सिर्फ स्कूटर के अलावा बाइक्स के लिए, कार्स के लिए भी सेल बनाएंगे। और प्लान तो है कि दूसरी कंपनीज को बेचेंगे। ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में, अगर आपको टाटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर ओला का सेल लगाओ यहाँ पे, क्योंकि कंपनी जिस टाइप के उस पर काम कर रही है ना, वो इतना ज्यादा बड़ा है कि शायद इतने सारे सेल बना के शायद वो खुद की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर देंगे, लेकिन इंडिया में जितनी भी आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर मिलते हैं ना, उनकी डिमांड भी पूरी कर दे, जो कि काफी अच्छी चीज है। क्योंकि आज के समय में ना इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं, और उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर इंडिया में बनने लगे क्या बात रहेगी यहाँ पे। खैर इसी के साथ ही बात करें तो एआई रिलेटेड भी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आई है, और वो है गूगल के जेमिनाई से रिलेटेड। अब देखा तो जेमिनाई यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की एआई को यहाँ पे डेवलप, जिसके अंदर कहा गया है कि ये ह्यूमन लेवल पे सोच सकती है, यानी कि जिस तरीके से इंसान सोच सकता है वैसे ये एआई भी काम कर सकती है, और वैसे ही आपको रिजल्ट दे सकती है। यहाँ तक कि कहा गया है कि जो ओपन एआई की GPT-4 है उससे भी ज्यादा एडवांस है। अब इसका जो डेमो था बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जहाँ पे कैमरा था इस एआई से कनेक्टेड था, और उसके ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स करे गए, हाथों से इशारे किए गए, बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन एआई ने सारी चीजें समझ के इंसान जैसे उसको रिजल्ट और उसका आंसर दिया। ये जो एआई रहेगी 3 लेवल पे रहेगी। पहला होगा इसका नैनो वर्जन में क्या रहेगा, ये ऑन डिवाइस के अंदर चलेगी, यानी कि जो गूगल की जेमिनाई एआई है इसे आप किसी भी डिवाइस पे चला पाएंगे जिसके अंदर एआई कैपेबिलिटीज होंगी। जैसे कि हमें पता है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के अंदर एआई कैपेबिलिटीज है, और वो नेटिवली एआई को रन कर सकता है। तो मोबाइल फोन के अंदर नेटिवली अगर इंटीग्रेट हो गई, ऑन डिवाइस के अंदर आ गई, तो बिना इंटरनेट के भी इस एआई का आप यूज कर पाओगे। इसके बाद आपको प्रो मॉडल देखने को मिलता है, जिसके अंदर जितने भी वाइट टास्क होते हैं वो यहाँ पे कर पाओगे, और यहाँ पे इसका एक अल्ट्रा मॉडल है जहाँ पे सबसे पावरफुल सबसे बड़ा लार्ज मॉडल रहता है यहाँ पे। कुल मिला के बात है कि एआई के अंदर एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और बहुत तेजी से यहाँ पे काम कर रहा है, और इसके यूज केसेस तो अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। कहा गया है कि ये कोडिंग वगैरह भी अच्छे से कर सकता है, इवन कंपेटिटिव कोडिंग भी कर सकता है। और पिछले 1-1.5 साल में एआई के अंदर जो काम हुआ है पूरी दुनिया के अंदर वो कमाल है। मतलब मैं सिर्फ गूगल या ओपन एआई की बात नहीं कर रहा, दूसरी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट ने भी काम किया है,
अडोबी ने भी काम किया है और काफी सारी दूसरी कंपनीज भी। और आज के समय में हालत ये हो गई कि अगर मेरे को भी कोई काम करना हो ना तो उसके अंदर एआई मेरी काफी ज्यादा मदद करता है। सिंपल सी बात है कि एआई का रिवोल्यूशन ने हमारी जिंदगी धीरे धीरे आसान करना शुरू कर दिया। लेकिन देखते कि क्या रहता है। मेरी नजर में यहाँ पे अगर कंट्रोल्ड वे में एआई को रखा जाए, रिस्ट्रिक्शंस उस पर रखी जाए, उसका अच्छे तरीके से यूज किया जाए ना, लोगों की हेल्प बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। नहीं तो अगर काफी ज्यादा मिसयूज भी हो सकता है एआई का, जो कि हम डीप फेक वगैरह के साथ देख भी सकते हैं। और जो जॉब लॉसेस वाली प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, वो भी एक सीरियस चीज हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। लेकिन मेरी नजर में एआई को एज अ टूल यूज किया जाए और हमारे नीचे उसे रखा जाए, उसे प्रॉपर कंट्रोल में रखा जाए ना, एक बहुत सही चीज हो सकती है। तो फिर देखने वाली बात होगी गूगल की जेमिनी कब आती है। अगले साल तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मेटा कंपनी की भी एआई आ रही है और भी चीजें हो रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी एआई की अभी हमने जो सरफेस होती है ना वही टच करी है। अभी हमें डीप में जाना बहुत बाकी है और जब हम डीप में जाएंगे ना तब हम इसके अंदर पता नहीं क्या क्या कर पाएंगे, वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो थैंक यू अगर यहाँ बने रहने के लिए। मैं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।